अमेरिका ने यमन पर एयर स्ट्राइक की है और ये एयर स्ट्राइक की है हूती विद्रोहियों पर। इसमें 31 लोगों की मौत की खबर आ रही है और खबर ये भी है कि 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उसके बाद ट्रंप ने क्या कहा और ये एयर स्ट्राइक क्यों की गई, इसके पीछे की वजह क्या है, तमाम जानकारी के साथ न्यूज़रूम में हमारे साथ मौजूद हैं साजिद। साजिद, ये बताइए, ये एयर स्ट्राइक के पीछे मकसद क्या है? अभी आपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कि 15 तारीख को ये स्ट्राइक की गई। मकसद ये है, आप इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि गज़ा वॉर शुरू हुई है 7 अक्टूबर 2023 से, और उसमें यमन का जो हूती विद्रोही हैं वो हमास का साथ दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आप मतलब अभी हम मैप भी लगा देंगे इस वीडियो में, ज्योग्राफी आप यमन की देखेंगे तो वो रेड सी के तट पे बसा हुआ देश है, ठीक है। तो वहाँ से अमेरिकी जहाज़ और इज़राइल के जहाज़ आते जाते हैं। तो यमन के हूती विद्रोहियों का ये कहना है कि हम क्योंकि अमेरिका इज़राइल को समर्थन दे रहा है गज़ा की वॉर में, तो हम अमेरिकी की जो भी जहाज़ वहाँ आते जाते हैं उस रास्ते से, तो हम उन पर हमला करेंगे और इस तरीके से हम गज़ा की जो वॉर चल रही है उसमें हमास का समर्थन करेंगे। तो ये चल रहा था 7 अक्टूबर से, ठीक है। उसके बाद जो बाइडन की सरकार थी, इसके पहले तक तो जो बाइडन ने भी एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, कई बार एयर स्ट्राइक की भी थी, लेकिन वो उतनी सफल नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए, तो डोनाल्ड ट्रंप का पहला बड़ा मतलब मिलिट्री ऑपरेशन है उनके चुने जाने के बाद से। तो थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट मैं दे देता हूँ अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेसिकली ईरान और इज़राइल की लड़ाई हम सब जानते हैं। ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसमें है यमन की हूती विद्रोही शामिल हैं, हिजबुल्लाह जो लेबनान का संगठन है, और हमास और फ़िलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, फ़िलिस्तीन के कुछ चरमपंथी गुट हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो ईरान क्या करता है, ईरान पर ऐसे आरोप लगते हैं कि ये इसको ईरान कहता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब हिंदी में तर्जुमा प्रतिरोध की धुरी। मतलब हम इजराइल के खिलाफ जो प्रतिरोध कर रहे हैं उसके लिए एक मंच बना लिया है। हाँ, और इजराइल इनको कहता है एक्सिस ऑफ ईवल। अमेरिका और उसको एक्सिस ऑफ ईवल कहते हैं कि ये बुरे लोगों का संगठन है। तो ईरान ऐसे छोटे छोटे संगठनों को पैसा देता है, हथियार देता है, ताकि वो इजराइल के खिलाफ जद्दोजहद करते रहें। और इज़राइल ने जो ऑक्यूपेशन किया हुआ है फ़िलिस्तीन में, उसको वो हटा दे, इलीगल ऑक्यूपेशन जो यूएन भी मानता है। तो इसलिए वो ऐसे छोटे छोटे समूहों को समर्थन देता रहता है। तो उसमें से एक हूती विद्रोही है, जिनको अंसार अल्लाह भी कहते हैं, मतलब खुदा का सपोर्टर, अल्लाह का सपोर्टर उनका नाम है। तो वही डोनाल्ड ट्रंप जब थे तब भी ये मामला चल रहा था, लेकिन ट्रंप जैसे ही चुनकर आए तो उन्होंने अब ये हमला कर दिया है यमन पर। इसमें अब तक 31 लोग आपने बताया और 100 से ज़्यादा घायल हुए। और यमन का मतलब जो हूती विद्रोहियों का हेल्थ मिनिस्ट्री है यमन की, उसने अच्छा, इसमें ये भी समझना होगा, हूतियों की हेल्थ मिनिस्ट्री और यमन की हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों अलग अलग है। यमन के करीब 30% हिस्से में हूती विद्रोहियों का कब्जा है और बाकियों में इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट है। ये फिलिस्तीन में जिस तरीके से दो गवर्नमेंट चल रही थी, सेम वैसा ही वहाँ पर यमन में भी है? नहीं, फिलिस्तीन का अलग मामला है। फिलिस्तीन 2 प्रांत में है, वेस्ट बैंक और गज़ा। एक जगह पर हमास का कब्जा है गज़ा में, और वहाँ पे फ़िलिस्तीन अथॉरिटी चलाती है, जिसको फ़तह चलाता है, वो अलग है। इसमें यह है कि 2014 से यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो उसमें इसका कॉन्टेक्स्ट देने के लिए फिर हम थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, 90 के दौर में चले जाते हैं। 1990 के दौर में यहाँ पे एक स्टूडेंट मूवमेंट चला, द बिलीविंग यूथ नाम से। उस स्टूडेंट मूवमेंट के लीडर थे हुसैन बेदरदीन अल हूती, और ये आते हैं ज़ाइदी इस्लाम से। ज़ाइदी एक विचारधारा है शिया इस्लाम की, ठीक है। तो हुआ ये कि वहाँ पे यमन में सुन्नी और शियाओं की आबादी है, मतलब शियाओं की कम आबादी है, सुन्नियों की ज़्यादा है। लेकिन 1960 के दशक तक यहाँ पे ज़ाइदी मुसलमानों का वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर सोवियत यूनियन का भी वहाँ पे वर्चस्व था, फिर सोवियत यूनियन कमज़ोर पड़ा, फिर वहाँ पे यमन 2 हिस्सों में टूटा, पूरी अलग हिस्ट्री है। कुल मिलाकर बात यह है कि फिर धीरे धीरे
ज़ायदी जो मुसलमान थे उन पर प्रताड़ना होने लगी, उन पर अत्याचार होने लगे और सुन्नी वहाँ पे मजबूत होने लगे। जबकि एक वक्त तक ज़ायदी जो मुसलमान थे वो बहुत मजबूत हुआ करते, तो इसीलिए द बिलीविंग यूथ ये मूवमेंट बना और यही लोग आगे चलकर हूती विद्रोही बने। फिर कट टू 2014 आ जाइए, 2000 मतलब 1991 1990 के दशक से ये फैल रहा था ये मूवमेंट वहाँ पे, ये आंदोलन। 2014 में वहाँ सिविल वॉर शुरू हो जाती है। हूती विद्रोही कहते हैं कि हम पर अत्याचार हो रहा है, सरकारी नौकरियों में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारी आबादी तो है लेकिन हमको रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं मिलता है, तो लड़ाई शुरू हो गई। अब बगल में आप जब मैप देखेंगे तो वहाँ पे सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब इज़ अ सुन्नी कंट्री है, एक सुन्नी इस्लाम, मोहम्मद बिन सलमान एक सुन्नी शासक हैं और वहाँ पे सुन्नी मुसलमानों का वर्चस्व है। तो उन्होंने यमन के जो सुन्नी शासक थे, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट, उनका समर्थन देने लगा और हूती विद्रोहियों के खिलाफ वो बमबारी करने लगे। 2014 से वहाँ पे अभी भी मतलब बमबारी चल रही है, अभी भी लड़ाई है। तो 30% इलाकों में हूती विद्रोहियों ने कब्जा करके रखा है यमन की। अच्छा, ये बताइए, अभी कुछ महीने पहले, करीब 3 या 4 महीने पहले अमेरिका की एक वॉरशिप को अटैक किया था, क्या ये उसका भी बदला माना जा रहा है? सिर्फ एक नहीं, लगातार हूती विद्रोही की ओर से हुआ ये वही कॉन्टेक्स्ट वही कि 7 अक्टूबर से जो जंग शुरू हुई है उसके बदले में ही हूती विद्रोही हमला कर रहे हैं। अभी मैं मैप से थोड़ा समझा देता हूँ। प्रशांत जो हमारे कैमरा पर्सन है, अगर वो ये मैप में थोड़ा जूम करें तो मैं यहाँ से समझाने की कोशिश अच्छे से करता हूँ। ये है यमन, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ एडन है और ये रेड सी है, ठीक है, और ये यमन पड़ता है। तो समुद्री मार्ग सबसे सस्ता रास्ता होता है व्यापार के लिए, और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ समुद्र के रास्ते से ही ले जाई जा सकती हैं। मान लो कि बात हमको साउथ एशिया से या चाइना से कुछ ले जाना है यूरोप, ठीक है, ये चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया, यहाँ से अपन को ले जाना है कुछ चीज़ यूरोप, तो पहले ये रास्ता होके जाया करता था, पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था, तो ये बहुत लंबा पड़ता था। तो फिर बनाया गया ये कायरो है, मतलब इजिप्ट, और यहाँ पे क्या बनाया गया, सुएज नहर। सुएज नहर के रास्ते फिर जोड़ दिया गया 2 समुंदर को, ठीक है। उसके लिए आपको कहाँ से होके जाना पड़ेगा, यमन, रेड सी से, बिल्कुल, ठीक है। और रेड सी के यहाँ पे क्या पड़ता है, तट पर यमन पड़ता है। तो इसीलिए, और एक और फैक्ट ये कि 14% जो समुद्री व्यापार होता है वो रेड सी के रास्ते से ही होता है। ये बहुत मतलब बड़ा आंकड़ा है ये। तो यहाँ से जब जहाज़ें होकर जाती हैं तो वहाँ पे यहाँ पे जो ज़्यादातर 30% इलाकों पर किनका कब्जा है, हूती विद्रोहियों का, वो अटैक करते हैं। उनका कहना यही है कि जब तक अमेरिका इजराइल को हथियार फंड करना बंद नहीं करेगा, पैसा देना बंद नहीं करेगा, हमारे हमले भी नहीं रुकेंगे। और वो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के जहाज़ों को तो अटैक करते हैं और अमेरिका के जहाज़ों को भी वो अटैक करते हैं। अच्छा, इस एयर स्ट्राइक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन आया है वो आप बताइए। ये हम स्क्रीन में भी लगा देंगे। ट्रुथ सोशल जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, मतलब उन्होंने जब ट्विटर उनका बैन कर दिया गया था इसके पहले, तब उन्होंने ट्रुथ सोशल बनाया था, खुद की कंपनी। उसमें उन्होंने लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है। पहला रीज़न तो उन्होंने यही, पहली बात जो उन्होंने यही लिखी है कि लाल सागर से हमारे जहाज़ गुजर नहीं पा रहे थे, इस वजह से ये हमला करना ज़रूरी हो गया था। और फिर दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि जो बाइडन ने इसके पहले, अक्सर वो जो बाइडन की फिरकी लेते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं वो अभी भी चुनाव जीतने के बाद भी, तो वो जो बाइडन बहुत कमज़ोर राष्ट्रपति थे, वो रोक नहीं पाए अच्छी तरीके से, जबकि इतने साल से हूती विद्रोही हम पर हमला कर रहे थे, हमारे जहाज़ों पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब हमने फाइनली हमला कर दिया है। 2 बात, हाँ 2 बात। और तीसरी एक सबसे अहम बात थी कि उन्होंने इसमें ईरान का नाम लिया है, सीधे सीधे ईरान को बोला है कि ईरान हूती विद्रोहियों का समर्थन करना बंद कर दे। अब इसमें भी ईरान की तरफ से भी कुछ रिएक्शन आए हैं, जैसे ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी, पहले उनका पूरा पार्ट बता दीजिए। और ट्रंप ने क्या बताया? ट्रंप ने यही, मतलब 3 और भी धमकी भरे अंदाज में कहा है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। वो धमकी भरा अंदाज उनका सबका एक से है कि जहन्नम तुम्हारे लिए बना देंगे अगर तुम हमले बंद नहीं करते हो, इस तरीके की बातें ही वो करते हैं। तो ये वही है, कमोबेश यही है कि अगर तुम हमले बंद नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए सही चीज़ नहीं है, हमले बंद कर दो।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और विकास, ये कि रॉयटर्स ने एक अमेरिकी अधिकारी, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी से बात की है और उसने बताया कि ये हमला छोटा मोटा हमला नहीं है, ये हफ्तों तक चलेगा। अगर ये बात सही है, रॉयटर्स को जैसी जानकारी मिली है, तो ये मिडिल ईस्ट में बहुत एक बड़ी जंग का आगाज़ हो सकता है। क्योंकि अगर उनका क्लेम ये है कि अगर हफ्तों तक जंग चलेगी तो ये बहुत बड़ी स्केल का हमला हो सकता है अमेरिका का ये। अब रिएक्शन ईरान की तरफ से क्या है जब हाँ, ईरान का नाम है? ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि तुम हूती विद्रोहियों का समर्थन करना बंद कर दो, ठीक है। तो इसके बदले में अब ईरान का भी रिएक्शन आना था। तो ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसने अब IRGC जिसको कहते हैं, IRGC बना था 1979 में, जब इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में। तो ये मतलब जो ईरान की आधिकारिक मिलिट्री है उससे अलग है। इसका मकसद था कि वो जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है, क्रांति आई है, उसकी रक्षा करे। और ये विदेशी मामलों में भी बहुत हस्तक्षेप करती है IRGC। तो IRGC का फौरन रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि हूती एक स्वतंत्र संगठन है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मतलब जानकार ऐसा कहते हैं और ये बात सबको पता है कि ईरान ही हूथियों को पैसा देता है, हथियार देता है। अच्छा, इसकी एक चीज़ और कि इसकी ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है विकास। अभी पिछले दिनों हमने वीडियो भी की थी, दुनियादारी में भी हमने कवर किया है कि ट्रंप ने चिट्ठी लिखी थी ईरान को कि न्यूक्लियर डील पर फिर से बातचीत शुरू हो जाए। और ईरान ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था। मसूद पेज़ेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं, या आयतुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर, उन्होंने भी ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तो जब ईरान और अमेरिका की एकदम ठनी हुई है और फिर उनके प्रॉक्सी पर ये हमला हुआ है, तो ये टाइमिंग भी एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। जी, तो चलिए, तो ये पूरा मामला है एयर स्ट्राइक अमेरिका की ओर से की गई है यमन पर और यमन में हूती विद्रोहियों पर। तो अब कहना ये भी है, व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों ने रॉयटर्स को ये भी बताया कि ये जंग हफ्तों तक चल सकती है, ये अटैक जो हुआ है लंबे वक्त तक चल सकता है। तो जैसा कि साजिद कह रहे हैं कि ये एक नई जंग का आगाज़ भी हो सकता है। लगातार इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।